नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। 5 राज्यों की 669 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मिजोरम में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर को होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को होगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 23 नवंबर को होगा। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को होगा। सभी राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। वहां मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभा का कार्यकाल अगले साल जनवरी में अलग अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस का शासन है, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद हम राज्यों में जातीय जनगणना कराएंगे। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए क्या कुछ कहा इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद क्या रिएक्शन आया पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं का। Date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram, and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and 1 phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा हक मतदान का होता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे 5 प्रदेश के मतदाता, इसलिए मैं कहता हूं मतदाता, क्योंकि मतदाता भगवान स्वरूप होता है, उनका विकास और प्रगति के प्रति, देश के वर्चस्व के प्रति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति के आधार पर पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। यही एक कामना मैं दिल के गहराइयों से हमारे मध्य प्रदेश की जनता खासतौर से और 5 प्रदेश की जनता की तरफ से ये कामना। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की इकाई आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूपेण तैयार है। ये सबको पता था कि चुनाव इस माह में होने वाले हैं। 7 और 17 तारीख हमको मिली है। हम पूर्ण रूपेण तैयार है। पार्टी मैदान में उतर चुकी है और हर दृष्टि से चुनाव की तैयारी में हम लगे हैं। सर, क्या अनुमान लगाते हैं कितनी सीटें आएगी इस बार छत्तीसगढ़ में? देखिए, ये अनुमान लगाना उचित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ।
हमारी तैयारी है। हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। वे जल्दी आने वाली है। देखिए, तारीखें तो चुनाव आयोग देता रहा है और संवैधानिक व्यवस्था है, दी है, हम उनका स्वागत करते हैं। हम लोग तैयार हैं और 23 तारीख को राजस्थान की जनता, राजस्थान के आदरणीय मतदाता हमारी गुड गवर्नेंस, हमारी अच्छी योजनाएं, हमारा अच्छा बजट, जो गारंटियां हमने दी हैं उससे सबसे खुश हैं। तो राजस्थान की जनता ने मन बना लिया अब की बार कि हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न तो प्रतिपक्ष की भूमिका ढंग से निभा पाई, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के जो है गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं, जबकि इनमें से कोई बनना है नहीं। दिल्ली में बैठे हुए जो लोग 5 साल तक राजस्थान को कभी संभालने नहीं गए, वो आज चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। जनता उनसे पूछ रही है, भाई आप बताओ तो सही, आप अब कैसे आए, आपके दीदार अब कैसे हुए, आपने किया क्या राजस्थान के लिए, वो आप लेके आइए। और हम लंबी चौड़ी लिस्ट लेके जा रहे हैं कि इतने विकास के काम हमने किए जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। आखिरी का बजट मैं कहता हूं कि 20% से ज्यादा कभी स्वीकृतियां नहीं निकलती, हमने 80% से ज्यादा धरातल पे। कि जनता भी तैयार बैठी है कि जो 4.25 साल तक जिस सरकार ने धोखा दिया, ठगा, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, विकास को अवरुद्ध कर दिया, और जिसने ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया, ऐसी सरकार को सबक सिखाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार बैठी है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ की खुशहाली, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए मतदान करने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग द्वारा आज चुनाव की तिथि, चुनाव के उत्सव, प्रजातंत्र के सबसे बड़े उत्सव की घोषणा का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम स्वागत करते हैं। 5 राज्यों के ये चुनाव भारत में एक नया इतिहास रचेंगे। ये इतिहास रचेंगे प्रजातंत्र विरोधी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ, जिन्होंने भारत के संविधान, भारत के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, उनकी जिंदगियों को दूभर बना दिया है, बेबस और बेहाल आम जनता को बना दिया है। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं, आचार संहिता लग चुकी है। लगातार इस पर यह देखा जा रहा है कि पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए लिस्ट तैयार कर रही हैं कि किसके नामों को लाना है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज दीक्षित, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भूदेव शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रमन सिंह आजाद आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुटने के लिए। सबसे पहले नीरज जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सर नीरज जी, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम को लेकर। आप ये बताइए क्या तैयारी है, किस प्रकार से सीटों का चयन किया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार आप पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि आपकी पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है। क्या और राज्यों में भी गुटबाजी की कहीं आसार तो नजर नहीं आ रहे? देखिए, हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम चुनाव लड़े। जब वो अपनी मेहनत करता है तो धरातल पे चाहता है कि हम भी चुनाव लड़े। हर किसी की उम्मीद होती है पार्टी पे, परंतु लड़ना किसी एक को ही होता है, जिसको पार्टी तय कर देती है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसको जिताने के लिए मेहनत से लगना पड़ता है। रही बात गुट की, तो गुटबाजी हमने देखा है कि हर पार्टी में सबसे ज्यादा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है, परंतु जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद एक बार उनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि वो किस प्रकार से अपने अपने पार्टियों के अंदर अपने अपने नेताओं के लिए गुटबाजी होती है। हाँ। और किस प्रकार से उनकी लॉबी तय की जाती है, और देखने को मिलता है कि ऑन स्टेज लात जूते से चप्पल सब चलने लगती है। तो हर पार्टी को ये समझना चाहिए कि हर राजनीतिक पार्टियों में कार्यकर्ताओं का सपना होता है कि हम भी चुनाव लड़े। तो इसी से ये सब इन सब पे टिप्पणी करना मेरे को लगता नहीं कि जायज है। रही बात अब चुनाव की तैयारियों की, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो लिस्टिंग है वो बूथ लेवल तक की होती है और हमेशा रहती है। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आए तब हम लोग बोलते हैं कि अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को क्या लगने की जरूरत है। आपने देखा था कि कोरोना महामारी में किस प्रकार से जब जेपी नड्डा जी ने आह्वान किया कि सेवाई संगठन के रूप में हर कार्यकर्ता को लगना है, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा,
समाज देखा और समाज के लिए अपना धरातल पे उतरे और लोगों को कच्चा राशन, पक्का राशन, हर जिस पर ऑक्सीजन देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। सरकार जो अपना काम कर रही थी अपने अपने प्रशासनिक रूप से, वो अलग था, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पे उतर के काम करना शुरू कर दिया। उस समय कोई चुनाव नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ एक मंशा थी कि जनता को राहत देने की। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने चुनावी मोड में रहती है। चुनावी मोड में रहते हुए अपना हम कार्यकर्ताओं को ट्रेन करते रहते हैं, उनकी कार्यशालाएं लगाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव जीतेगी। मोदी जी ने नारा दिया था कि बूथ जीता चुनाव जीता, और ये हमारे पूर्वजों ने भी, हमारे जो पहले के नेता रहे उन्होंने भी नारा दिया था। उसी के तहत हर कार्यकर्ता अपना चुनाव लड़ने को तैयार है, परंतु जनता ने भी मूड बना लिया है। ठीक है। जिस प्रकार से हर राज्य के अंदर लोगों के साथ आपराधिक घटनाएं हुई है, उस प्रकार से राजस्थान में हमने देखा कि किस प्रकार से वहां की बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई और मुख्यमंत्री चुप बैठे रहे, कोई कार्यवाही नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए कि मेरे वोट बैंक खराब ना हो जाए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, जनता वोट। भूदेव जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी बिल्कुल सर। आपने सुना नीरज जी को? जनता ने मूड बना लिया आपको उखाड़ फेंकने का। देखिए, अच्छी बात है, नीरज जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी मजबूरी है, लेकिन आज देखिए चाहे मीडिया हो, जिसकी मजबूरी, उसकी भी मजबूरी है, जो जिसको मीडिया को ही दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। सर क्या मजबूरी है मीडिया की, जरा मुझे बताइए सर। अरे सुनिए सर, मेरे को पूरी बात बोलने दीजिए, उसके बाद आप जो पूछोगे उसका भी जवाब देंगे। आज इस तरह से पूरी, चाहे वो राजस्थान की जनता हो, मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, तेलंगाना की हो, आज वो इस भ्रष्टाचारी सरकार को मध्य प्रदेश से उखाड़ना चाहती है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में काम किया है, तो वहाँ इतिहास बनने जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट कर रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि 20-20 सांसदों में तो 41 टिकट घोषित हुए, उसमें 7 सांसदों को टिकट दे दिया, मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को लड़ा दिया। तो इनका बौखलाहट, इनका डर अब साफ दिखाई दे रहा है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सर, अगर कोई पार्टी अपने एक सेकंड सर, एक सेकंड भूदेव जी, भूदेव जी एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये तो आपको देखना चाहिए ना सर, कि अगर कोई बड़े नेता को अपने छोटे पद पर लाती है उस पार्टी का ये देखना चाहिए कि ये थोड़ी ना कि बड़ा नेता है तो बड़ा ही पद पर रहेगा। ये पार्टी दिखा रही है कि हर नेता चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पर हो, मंत्री बन चुका हो, उसको जमीन पर रहकर काम करना पड़ेगा और पार्टी के जो आला कमान का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी हास्यास्पद बात है, अच्छी बात है। आप नहीं, हास्यास्पद सर कहां से हो गई? अगर एक सेकंड सर, एक सेकंड भूदेव जी बात तो सुनिए सर। अगर कोई एमपी बन गया तो एमपी ये कहे कि मैं भैया ग्राउंड पर नहीं जाऊंगा कन्वेंसिंग करने के लिए, मैं तो अब एमपी बन गया, मेरा तो सब कुछ यही हो गया। पार्टी कहेगी आप एमपी बनने के बाद भी ग्राउंड में जाएंगे, आप इस पद पर लेंगे कि छोटे पर, तो ये तो मानिए बहुत अच्छी बात को सर। ऐसा हर पार्टी में होना चाहिए मेरे मानने से, कि अहंकार नहीं आना चाहिए कि मुझे इतना बड़ा पद मिल गया अब मैं छोटे पद पर नहीं जा सकता। अब आपका सवाल कंप्लीट हो गया, मैं इसका जवाब दूं? हाँ बिल्कुल। आप बीच में टोकना मत, आपका जो भी सवाल हो मेरे आंसर देने के बाद बोलना। आपने कहा कि बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं। अरे प्रचार करने के लिए भेजिए ना, वैसे तो आपका पूरा कैबिनेट प्रचार करने के लिए जाता है, लेकिन जिस तरह से इस नफरत के बाजार में ये जो जनता जान चुकी है कि इस देश को आज तोड़ने का, आपस में लड़वाने का काम ये जो भारतीय जनता पार्टी अडानी और अंबानी की सरकार, अडानी और अंबानी की जो सरकार कर रही है, वो कब किसी से छुपा नहीं है। 15 लाख रुपए, 100 करोड़ रोजगार, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार, ये जो सारे जुमले थे वो कर्नाटक में देखा, हिमाचल में देखा। अब ये डर गए कि वहां की जनता ने बता दिया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तेलंगाना में, मैं उसके बावजूद भी आपको लिख करके देता हूँ, 3 दिसंबर को वहां की जनता कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर आशीर्वाद देगी और इन भ्रष्टाचारियों को वहां से उखाड़ फेंकेगी। मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है। आपने कहा कि प्रमोशन हो गया, कितने लोगों ने लिख लिख कर मंच पर दिया, मैंने देख रखा है भूदेव जी। अरे सर मैं सवाल नहीं कर सकता सर आपसे, आप कंटिन्यू बोलते रहेंगे अपने मन से, मैं सवाल नहीं कर सकता आपसे।
बीच में मैंने अरे इंटरप्ट कहाँ आपके किया? आपके सवाल का जवाब तो ले लो। हाँ, मैंने बोल दिया आपने, मुझे और भी गैस लेने हैं सर। मेरे इंतजार कर रहे हो, उपाध्याय जी इंतजार कर रहे हैं, रमन जी इंतजार कर रहे हैं, सारे पैनलिस्ट को मुझे लेना है ना सर। लेकिन सवाल इस बात का है, मैंने कई लोगों को लिखते हुए देखा है सर मंच पर की सरकार बनने वाली गुजरात में, ये लिख के ले लो, डेट ले लो, और जब चुनाव के नतीजे आए तो चेहरे दिखाई नहीं दिए दूर दूर तक। उपाध्याय जी, तो हम भी आपके चैनल पर डिबेट करेंगे, और मुझे लगता है कि आप सर्वे भी देख रहे होंगे। बिल्कुल सर्वे आ रहा है। बिल्कुल सर, मैं बैठूंगा इलेक्शन वाले दिन, मुझे अच्छे से याद रहेगी आपकी बात को, अच्छे से याद रहेगी भूदेव जी आपकी बात को, चिंता मत कीजिए सर, अरे चिंता मत कीजिए भूदेव जी, अच्छे से डिबेट करेंगे, अच्छे से डिबेट करेंगे सर। अरे सर ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। लेकिन वहां की रमन जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? रमन जी, सवाल मेरा आपसे है कि अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है। अभी बाइट चली थी, मैंने अरविंद केजरीवाल की सुनी, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। जरा मुझे बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी के वो कौन से हैं मुद्दे होंगे जो जनता के बीच में जाएंगे और बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक नकेल कसेंगे? रमन जी। बहुत अच्छा सवाल सुनील जी। आम आदमी पार्टी की पहचान ही अपने मुद्दों पर है। आम आदमी पार्टी न तो जाति की राजनीति करती है, न धर्म की राजनीति। सर पहचान तो बहुत कुछ बन चुकी है, हाँ। न संप्रदाय की और न क्षेत्र की। आम आदमी पार्टी आज अगर पूरे देश में जानी जाती है तो अपने शिक्षा पर किए काम, किस आधार पर जब जानी जाती है जरा मुझे बताइए? अपने शिक्षा पर किए काम के लिए, अच्छा, अपने स्वास्थ्य पर किए काम के लिए, अपनी सड़कों पर किए काम के लिए, अपने विकास पर किए काम के लिए आज आम आदमी पार्टी जानी जाती है। और उसी से आम आदमी पार्टी मात्र 10 साल में, ये भारत की पहली पार्टी है जो मात्र 10 साल में, जिसकी 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मात्र 10 साल के अंदर मिला है। हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क के मुद्दे लेकिन पर सर चुनाव लड़ेंगे। रमन जी जब जनता वहां की आवाम आपसे सवाल करेगी कि आपके आधे से ज्यादा मंत्री दिल्ली सरकार के कहां पर है, आपको पता है जेल में है ना, तो क्या जवाब देंगे? देखिए सुनील जी, जब सामने कोई वैमनस्यता से भरी हुई सरकार हो, नहीं, जब एक सेकंड, जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो सर बहुत सारे सवाल उठते हैं। जनता कहेगी कि सर हम आप पे विश्वास किस प्रकार पर करें? रमन जी, जनता ये कहेगी कि आम आदमी पार्टी पर मैं विश्वास किस आधार पर करूं? उनके अधिकतर मंत्री, सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर हवालात में जेल में हैं, सिसोदिया जी जेल में हैं, और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में हैं, और तलवार लटकी हुई है। तो सर क्या जवाब देंगे आप? सुन लीजिए सर, सुनील जी, देश की जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है। आप किसी भी जगह बात करिए, आप किसी भी जगह चौराहे पर जाकर के कहीं भी जनता अच्छे से जानती है कि पूरी तरह से ये दमन की राजनीति है। सर वही सवाल, जनता का सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूं रमन जी, जनता का सवाल तो मैं पूछ रहा हूं, जनता मुझसे सवाल करती है, वही सवाल को मैं परोस रहा हूं सर, आपके सामने वही सवाल को परोस रहा हूं। जनता इस बात का सवाल करती है कि आम आदमी पार्टी पे मैं कैसे विश्वास करूं? दिल्ली की आवाम ये सवाल खड़े कर रही है कि आम आदमी पार्टी पे मैं कैसे विश्वास करूं जिसके अधिकतर मंत्री जेल के अंदर हैं। सर डिप्टी सीएम का जेल के अंदर होना बहुत बड़ी बात रखता है सर, डिप्टी सीएम बहुत बड़ी पोस्ट होती है सर। सुनील जी सवाल सुन लिया आपका, जवाब ले लीजिए। जवाब ले लीजिए सर। जी बोलूं मैं? बोलिए ना आप जी। तो सुनील जी, जनता माननीय सुप्रीम कोर्ट की उस लाइन को बहुत अच्छे से ध्यान में है जनता के, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि सबूत कहां है। जनता बहुत अच्छे से जानती है कि पूरे केस में सिर्फ एक व्यक्ति के, जो आरोपी है, जो इस घोटाले का आरोपी था, उसके बयान के आधार पर आम आदमी पार्टी की कार्रवाई हो रही है। कोई सबूत नहीं है सर, मुझे समझ में नहीं आता, कोई सबूत नहीं। आप राउज एवेन्यू कोर्ट चले गए, आप सीबीआई जगह चले गए, 3-4 जगह हो गए, कुछ आपका थारी तो पता नहीं वो क्यों कस्टडी में है। मेरा मन ये बात डाइजेस्ट ही नहीं होती मुझे। आप लोग कह रहे आप लोग, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा, उपाध्याय जी को ओपनिंग लेता हूं। उपाध्याय जी सर मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा, सबको पूरा मौका दूंगा एक करके। उपाध्याय जी मेरी आवाज सुनिए सर, तो जवाब ले लिया करिए। एक सेकंड उपाध्याय जी जल्दी से जवाब दीजिए रमन जी, जल्दी से।
आपका कौन सा जवाब रह गया, जल्दी से रखिए सर। जी जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि जेल जाना और इस सरकार की इस दमनकारी नीति के लिए जेल जाना आम आदमी पार्टी की नजर में कोई अपराध नहीं। सर अपराध किस प्रकार की दमनकारी नीति, जरा मुझे बताइए सर। अपराध सिद्ध हो जाए। आम आदमी पार्टी के 55 विधायक अब तक 2013 से लेकर अब तक, जब से पहली बार सरकार बनी, 55 विधायकों पर मुकदमे हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं। एक भी सुनील जी, एक भी कन्विक्शन नहीं, एक भी विधायक पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। अच्छा, आप बस इसी तरह की चीजें, आप भारतीय जनता पार्टी जब अपने चरम सीमा पर थी, जब पूरे उत्कर्ष पर थी, अरे सर आप कह रहे हैं कि बीजेपी अगर दमनकारी राजनीति करती, मैं आपके पास आऊंगा सर, लेकिन मैं डिबेट को इस पे मूव नहीं करना चाहता। सर आपको ईडी से प्रॉब्लम है, आप जाइए ना न्यायपालिका, जाइए, देश में संविधान है ना, जाइए न्यायपालिका, अपनी बात को रखिए। आपको लगता है कि ईडी आपको निष्पक्ष निर्णय नहीं दे रही है? अगर आपको एक सेकंड सर, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं सर आप। अगर आपको ऐतराज है कि ईडी ठीक से काम नहीं करती, न्यायपालिका जाइए ना, संविधान है देश में, तो जाइए ना, फिर आरोप लगाइए, न्यायपालिका जाइए, कहिए भैया ईडी ठीक से काम नहीं करती, न्याय मिलेगा आपको। सुनील जी, न्यायपालिका ने ही ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को जबरदस्ती रिटायर किया। मैं सब उपयोग कर रहा हूं। अरे सर किस आधार पर, जबरदस्ती रिटायर, कैसे आपको मान लें, आपके पास कोई एविडेंस है, प्रूफ है सर? नहीं, फलाना इंसान फलाना किया, आपकी बात कैसे इंसान, सर कुछ प्रूफ होने चाहिए हर चीज को लेकर, ऐसे कोई बात नहीं। नो ठीक है उपाध्याय जी, मैं आपके पास आऊंगा सर, आता हूं। उपाध्याय जी, 5 राज्यों की विधानसभा तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसमें 2023 में जिसका जो जीतेगा उसका 24 के लिए मंगल माना जा रहा है। तो सवाल मेरा आपसे ये, विधानसभा चुनाव के 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी लोग अपनी अपनी जीत का दावा भर रही हैं, किस प्रकार से देखा जाए, और इस विधानसभा चुनाव में जो जीता 24 के लिए उसके रास्ते कितनी तरह से खुल जाएंगे? उपाध्याय जी, दिक्कत वही है, देखिए मैं सबको सुन रहा था, इनके बयान जो हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे वो समझ गए होंगे। आम आदमी पार्टी कहती है हम कहती है हम, जनता आपको है। एक सेकंड उपाध्याय जी की आवाज को ठीक कीजिए, मैं आवाज को ठीक कराता हूं उपाध्याय जी आपकी। चुनाव तो एक ही जाएगा, ये तो नहीं है कि जनता सबको सत्ता दे देगी, सत्ताधारी दल तो कोई एक ही होगा, और जनता अपने मुद्दों पर चाहती है बात हो, और उसकी बात नहीं होती है। आपने भी अभी कहा आम आदमी पार्टी के पास भी क्या प्रूफ है, कैसे मान लें? अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी है मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर कि भी आपके पास प्रूफ क्या है, एक आदमी ने कह दिया और आपने बंद कर दिया। तो किसी को जेल में बंद कर देने से, मान लिया किसी पत्रकार को आप जेल में डाल दें, तो उसकी पत्रकारिता खत्म नहीं हो जाती। ये देश संविधान से चलता है, संवैधानिक प्रक्रिया से चलता है, और जब सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़े करे कार्रवाई पर, मनीष सिसोदिया के केस में जिसका आप जिक्र कर रहे थे, पढ़िए आप क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा आप जो ये दलील लेके केस लेके आ रहे हैं ये टिक नहीं पाएंगी, इनके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाइए। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं, पैसा कहां से आया, कहां गया? आप कहते हैं बेनिफिशियरी पार्टी है, अरे तो उस पार्टी को क्यों नहीं पार्टी बनाया आपने? तो बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, और प्रश्न ईडी और सीबीआई पर कोई एक पार्टी खड़ी नहीं कर रही, पूरा सिस्टम खड़ा कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट खड़ा कर रहा है। ये जो चीजें चल रही हैं जनता सब देख रही है। और देखिए ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, जो इसमें जीतेगा बिल्कुल 2024 में वो बढ़त बनाएगा। हाँ, आम आदमी पार्टी के पास अभी उतना अपना दमखम नहीं है कि वो इन सारे, वही तो सवाल मैंने किया था रमन जी से, वही सवाल किया था कि सर अगर बीजेपी अपने मुद्दों को लेकर जाएगी, कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर जाएगी, तो आप अपने कौन से मुद्दों को लेकर जाएंगे? और आपके तो नेता जेल में है, आपकी छवि वैसे भी धूमिल है, तो भले ही अब उनकी जांच चल रही है, लेकिन जनता सवाल तो पूछेगी। देखिए बात आइडियोलॉजी की होती है सुनील, सभी पार्टी अपने अपने आइडियोलॉजी के साथ जाती है। आम आदमी पार्टी अपने मॉडल के साथ जाती है, वो कहती है कि जो दिल्ली मॉडल है, जो हमने दिल्ली में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी में, बिजली में जो सुधार किया है, वही सुधार हम तुम्हारे प्रदेश में करेंगे। बड़ा सिंपल सा। और दिल्ली देश की राजधानी है,
हर प्रदेश का नागरिक दिल्ली में बसता है और वो जब अपने घर जाता है तो वो बताता है कि मेरा बच्चा जिस सरकारी स्कूल में पढ़ता है वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, वहाँ स्विमिंग पूल भी है, वहाँ स्मार्ट क्लास भी है, और वो देखता है कि उसके राज्य में जो उसके गांव में स्कूल है उसकी छत नहीं है, वहाँ टॉयलेट नहीं है, वहाँ पानी बिजली की व्यवस्था नहीं है। ये सारी जो मुद्दे हैं वो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, इस बात को मानता हूं सर, इस बात को मैं मानता हूं। ठीक है भूदेव जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी सर। भूदेव जी, कांग्रेस का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद आप जातीय जनगणना कराएंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी आज कांग्रेस की। भूदेव जी बिल्कुल, देखिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक सेकंड, मेरा पूरा सवाल आपने नहीं सुना सर। मेरा सवाल आपसे यह है कि सर आप 5-5 साल तक राष्ट्र में रहे, अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया तो आपको जातीय जनगणना की फिर से याद आ गई। जनता आपसे कैसे विश्वास करेगी? 5 सालों में आप सत्ता में रहने के बाद भी आपने जातीय जनगणना की बात नहीं की। आप जनता को लुभाने के लिए आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है उसको पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, चाहे वो राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, अब हिमाचल में, कर्नाटक में। हम जो वादे कर रहे हैं उनको पूरा कर रहे हैं। इस जातीय जनगणना को लेकर के मुझे लगता है काफी सारी डिबेट हो चुकी हैं और हम इसके समर्थन में इसलिए हैं क्योंकि देखिए, जब देश आजाद हुआ था उस समय देश की क्या स्थिति थी और वर्तमान परिस्थितियों में क्या स्थिति है। आज जो व्यक्ति पिछड़े हुए हैं, जिनका 70 साल में अभी तक विकास नहीं हो पाया, तो उनको भी जरूरत है, तो उनको भी अब मुख्य धारा में आगे लेके आया जाए। जो लोग अब तक पिछड़ चुके हैं, अब किस आधार पर वो पिछड़े हुए हैं, जाति के आधार पर या जिस तरह से हर जाति में कौन पिछड़ा हुआ है। आज महिलाओं को भी आरक्षण की जरूरत है। इतने दिन हो गए, आज महिलाओं की आधी आबादी है तो उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। सर पिछड़ों की अगर बात करते हैं ना सर, मुझे लगता है कि कोई पिछड़ों की अगर बात करते हैं ना सर भूदेव जी, 54% वोट बीजेपी को मिलता है पिछड़ों का। और देश के सबसे बड़े पिछड़ों के अगर नेता है ना तो नरेंद्र मोदी हैं, सभी को पता है अच्छे से। वो मुझे पता है कि आपको क्या पता है, तो आपको ये भी पता होगा कि 37% वोट मिला था उनको लोकसभा में। अरे कुछ भी वोट नहीं मिला था, 63% लोगों ने वोट नहीं दिया था। कितना प्रतिशत मिला था? तुलना नहीं की जा सकती। कितना प्रतिशत मिला था सर? मोदी जी कोई पिछड़ों के सबसे बड़े नेता नहीं है। कौन? मोदी जी देश के बड़े नेता नहीं है तो पिछड़ों के सबसे बड़े मोदी जी? एक सेकंड सर, एक सेकंड, नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे बड़े नेता नहीं है। कोई एक नेता नहीं होता है। अच्छा, तो नेता होते कैसी हैं। बात कर रहे हैं भूदेव जी आप? 54% वोट, 54% वोट बीजेपी को मिला है सर पिछड़ों का। एक बार डेटा को एनालिसिस कीजिए सर, रिसर्च कीजिए। आज इस सब देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, इस महंगाई के जाल को तोड़ने के लिए, बेरोजगारी के जाल को तोड़ने के लिए, इस देश के आपसी सद्भावना को बनाए रखने के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं, देश के लोगों को लड़ाने का काम, जहां पर भी जाएंगे वहां हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। कभी ये नहीं बता पाते हैं कि हमने क्या विकास कार्य किए। वो स्मार्ट सिटी इनकी कभी दिखाई नहीं दी, वो 15 लाख दिखाई सर नहीं कैसे दिए। विकास वो कार्य का पैमाना क्या होता है मुझे बताइए भूदेव जी। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर भूदेव जी, विकास का, डेवलपमेंट का पैरामीटर्स क्या होते हैं जरा बताइए, पैमाना क्या होता है विकास को एनालिसिस करने का? आप बताइए विकास का क्या? नहीं मुझे आप बताइए ना सर, मुझे आप बताइए विकास का पैमाना क्या होता है? स्तर को छू जाए, ये पैरामीटर विकास का किसका विकास होता है? देश का युवा सड़कों पर रोजगार मांग रहा है, उनको आप लाठियों से पीट रहे हो, ये विकास है आपका? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा सर। सर G20 समिट विकास दर है, G20 होना विकास है देश का। आज दुनिया में प्रतिष्ठा भारत की बढ़े, एक सेकंड सर, आज दुनिया में प्रतिष्ठा भारत की बढ़ रही है, विकास है। अगर आप जो एनआरआई है ना, जो और कंट्रीज में रहते हैं इंडियंस, उनसे कंफर्म कीजिए कि भारत की प्रतिष्ठा आजकल क्या है सर। आप कह रहे हैं कि सड़कों पर लाठियां भांजे हैं, बेरोजगारी दर मानते हैं कि काम करना उस पर, लेकिन कांग्रेस के टाइम पर क्या थी? आप भी 70 साल तक रहे, आपने क्या कर दिया? अब मुझे जवाब देने दोगे? हाँ बोलिए। ठीक है, सुनिए, आप जवाब देने दो। 70 साल में अगर बैंक की बात करें तो 10,000 से अधिक पर ईयर वैकेंसी निकलती थी। यूपीएससी में 1500 से अधिक, जो आज बैंक में 1000-2000 रह गई, यूपीएससी में 600-700, एसएससी में 5 से 6000 निकलती थी, जो 500 से 600 रह गई। और आप जिसकी G20 की बात कर रहे हो ना, उस G20 के एक सेकंड भूदेव जी, एक सेकंड
वो किसी से 2014 आप एक सेकंड महंगाई दर की बात करते हैं, एक सेकंड सर। केवल प्रधानमंत्री जी अपना प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, कोई G20 ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड ये बताइए 2014 में, एक सेकंड, डॉलर कितना था? और आप बात कर रहे हैं एक सेकंड सर, नाम बदनाम करवा रहे हो आप लोग। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग होगा ना देश का नाम बदनाम कौन? नीरज जी जवाब दीजिए, नीरज जी जवाब दीजिए। नीरज जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? इनको पहले चुप कराइए जी, चिल्लाएंगे अगर इस प्रकार से तो फिर मैं भी इनके बीच में चिल्लाऊंगा, फिर ये बोलेंगे भाजपा वाले। ठीक है, ठीक है, शर्मा जी आपके पास आते हैं। भूदेव जी मैं आपके पास आऊंगा। पहले भी बड़े बड़े सम्मेलन होते रहे। ठीक है भूदेव जी, आपको देखो सबने सुना अच्छे से। भूदेव जी आपको सबने अच्छे से सुना सर, है ना? आपको अच्छे सुना। अब आपको मौका देंगे फिर से आप आना। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते मोदी जी, एक सवाल का जवाब नहीं। अरे सर देखो, अच्छा नहीं लगता मैं आपकी ऑडियो डाउन करूं सर, अच्छा नहीं लगता मैं आपकी ऑडियो डाउन करूं, अच्छा नहीं लगता सर आपकी ऑडियो डाउन करूं। जी नीरज जी देखिए, बड़े शांतिपूर्वक इनकी बातें मैं शुरू से सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता और अपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई से। शुरुआत करता हूं, अभी इन्होंने सबसे पहले ही शुरुआत कर दी कि मीडिया वाले ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। अभी इन्होंने तो मीडिया पे आरोप लगाया है, जब चुनाव के नतीजे आएंगे आप इंतजार कीजिए। ये ईवीएम पे भी आरोप लगाएंगे कि ईवीएम में घोटाला हुआ तभी हमारी सरकारें चली गई, आप इस दिन का इंतजार कीजिएगा। अब रही बात ये राजस्थान में सरकार बनाने की बात कर रहे थे कि हमने बहुत काम किए। अरे ठीक है ना साहब, तो फिर जब माननीय मोदी जी राजस्थान में जाकर के लाल डायरी की बात करते हैं, तब ये कांग्रेस की बौखलाहट की शुरू होती है कि लाल डायरी क्या मोदी जी ने लगा रखा है। आएगा ना समय, लाल डायरी जब खुलेगी आप लोगों की, तब इस लाल डायरी के अंदर जो कच्चे सिक्के होंगे, तब आप इसको मत बोलिए कि सीबीआई मोदी के हाथ पे काम कर रही है। तब आप लोग अपने आरोप सुनने और अपने ऊपर लगने वाले आरोप के लिए तैयार रहिएगा। अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई ने बोला था कि हम सरकार बना रहे हैं सभी राज्यों में। सबसे पहले तो मैं दोनों पार्टी के प्रवक्ता भाई बैठे हुए, इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि वहां पे जनता कंफ्यूज है कि INDI के नेतृत्व में सरकार बन रही है या आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। जनता को पहले ये लोग ये संदेश तो दें। अभी पहले राज्य में चुनाव है तो अलग अलग लड़ देते हैं, फिर उसके बाद जो 2024 में चुनाव आएंगे तब एक होते हुए चुनाव लड़ लेंगे और तो मोदी को हराने का सपना देखेंगे। अरे जनता को आपने क्या समझा हुआ है? वो जनता पहले वाला जमाना नहीं था कि आप लोगों ने जनता के एजुकेशन स्तर को इतना गिरा रखा था कि जनता इस चीज को समझ नहीं पाती थी। आज जनता जागरूक हो गई है। मेरे युवा भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो एक एक चीज अपने सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कौन सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। आपके झूठ बोलने से कि अंबानी की सरकार है, विजय माल्या की सरकार है, अंबानी और विजय माल्या के बीच बिजनेसमैन बनाने वाला कौन है, ये जनता बहुत अच्छे से जानती है कि विजय माल्या को राज्यसभा में सांसद किसने बनवाया था, किसने उनके पैसे को व्हाइट मनी करवाने का काम करवाया था। और उनको जब डर लगा कि मोदी जी किसी की नहीं सुनेंगे, वो करप्शन फ्री सरकार लेकर आएंगे, तो विजय माल्या की बात करेंगे। क्यों आप जनता को बदलवाने का काम करते हैं? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि हमारी सरकारें बन रही है, लोग जनता तैयार बैठे सरकार बनाने को। इनके मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात में जाकर बोला था कि IB की रिपोर्ट है मेरे पास, कागज में ऐसे लिख करके दिखाया था कि मेरे पास IB की रिपोर्ट आ गई है, हमारी गुजरात में सरकार बनने जा रही है, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, उत्तराखंड में सरकार बनने जा रही है। जनता ने इनको आईना दिखा दिया था ना कि किस प्रकार से सरकार बनने जा रही है। गोवा में ये लोग बैंड बाजा ढोल लेकर के तैयार खड़े थे कि हमारी सरकार बनने जा रही है। जनता ने इनको मुंह दिखा दिया कि किसकी सरकार बनने जा रही है और किसकी सरकार नहीं बनने जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में हमने इनको बोलना ही पड़ेगा, विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया। हमारे कार्यकर्ता है, हम अपने कार्यकर्ताओं को देखेंगे कि हमें कहाँ उनको चुनाव लड़वाना है, कहाँ उनकी कैसे सेटिंग करके हमें चुनाव लड़वाना है। आपके अंदर हिम्मत है तो आपके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और अपने शीर्ष नेतृत्व को विधानसभा का चुनाव लड़वाइए ना, तभी तो जनता देखेगी। हाँ, हमारा विकास नहीं, ये कह रहे हैं कि विकास की बात नहीं करते हैं मोदी जी। कैसे बात कर लेंगे? जिन सड़कों की और योजनाओं के विकास की बात हुई है वो तो कर ही रहे हैं, सिर्फ एक विकास की बात नहीं कर रहे हैं। और वो विकास का परिवारवाद का विकास, जितने INDI अलायंस में बैठे हुए सरकार है, पार्टियां बैठी हुई है, सिर्फ इनका विकास का काम है तो अपने परिवार का विकास करने का काम है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी आज भी किस कुटिया में रहती है, उनका परिवार किस कुटिया में रहता है, वो जनता को देखना, जनता देख रही है। आप विकास की बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि परिवारवाद का विकास करने वाले लोग आज विकास की बातें कर रहे हैं। लेकिन नीरज जी एक सेकंड नीरज एक सेकंड भूदेव जी एक सेकंड सर,
एक सेकंड सर प्लीज। कौन परिवारवाद नहीं है? ठीक है कौन परिवारवाद? नीरज जी एक सेकंड, ठीक है भूदेव जी, ठीक है एक सेकंड। नीरज जी आप कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस यहां हारी, ऐसे तो कर्नाटक में भी आपके प्रधानमंत्री जी बोलते थे, हम सबके बोलते थे, प्रधानमंत्री तो सभी के हैं, बीजेपी साहब बोलती थी कर्नाटक में हमारी सरकार बनने वाली, कर्नाटक हार गए। ऐसे तो बहुत सी पार्टियां होती है, जब बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जहां कन्वेंसिंग करने जाती है, हम कहते हैं हमारी सरकार बनने वाली है, वहां सरकार किसी एक की बनती है सर। अगर बीजेपी बोलती है कई जगह पर, वहां हार जाती है। अगर आप ऐसा कंपेयर कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा बोला, कांग्रेस वहां पर हार गई, तो आपकी भी सरकार आ रही है सर। देखिए हर पार्टी इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि जनता ने आपको वहां पर समर्थन नहीं दिया। मैंने माना जी जनता के जो आप दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं नीरज जी, नीरज जी आप दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस को वहां पर जनता ने सपोर्ट नहीं किया। ऐसे तो कर्नाटक में आप हार गए, हिमाचल में आप हार गए, दिल्ली में आप हार गए। देखिए जनता से जो अपना मैंडेट देती है वो सराखों पर है, परंतु जब आज की डेट में छत्तीसगढ़ में और यहाँ राजस्थान में किस प्रकार से बच्चियों के साथ क्या क्या दरिंदगी देखी गई है, ये जनता बहुत अच्छे से देखी है और जनता इससे पीड़ित भी है। सर मणिपुर में भी मणिपुर भी जला था सर, याद होना चाहिए, अब भी जल रहा है सर। देखिए मणिपुर हमारे दिया आज जल रहा है तो हमारी देन नहीं है, आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पहले की लड़ाइयां थी अगर उसके कंपेयर किया जाए तो आप इस पे डिबेट कीजिएगा, मैं इस चीज का जवाब दूंगा कि मणिपुर में किस प्रकार से पहले लड़ाइयां हो रही थी, किस प्रकार से वहां के जनता का नुकसान होता है, आज जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वहां हमारी सरकार बनी और कहीं ना कहीं सोच रही है कि जलने का रेशो है वो बहुत कम है। मैं आपको आंकड़े भी दूंगा कि कितने ठीक है आज की डेट में कितनी घटनाएं हो रही है। ठीक है ठीक है नीरज जी, उपाध्याय जी मैं आपके पास सबके पास आता हूं। उपाध्याय जी आवाज मिल रही है सर? लाइए बताएं। उपाध्याय जी ये मानना पड़ेगा, जो रिसर्च बताती है कि 54% वोट पिछड़ा है वो बीजेपी को ही मिलता है, और नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय और पिछड़ा के सबसे बड़े नेता भी हैं। ये बात भी हम मानते हैं, हालांकि कांग्रेस बात नहीं रखती, लेकिन सर सवाल इस बात का भी निकल कर आता है कि छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है भूपेश बघेल की। सुन लें भाई साहब, आपने कह दिया बहुत बड़े नेता हैं, सारा को मिलता है, फिर कर्नाटक कैसे हार गए, फिर पंजाब हार गए, फिर दिल्ली कैसे हार गए। अगर सारा वोट मोदी जी के नाम पे मिलता है तो हिमाचल और कर्नाटक हारना नहीं चाहिए, वहां जीतना चाहिए, तो सबसे बड़े नेता है, सबसे ज्यादा वोट मिलता है। ये हमारे कहने से नहीं होता कि कौन बड़ा नेता है कौन छोटा। नहीं सर, मेरे पिछड़ों का कहा सर, पिछड़ों का कहा। कर्नाटक मैं ये नहीं कह रहा, देखिए हर स्टेट्स के सर वोटिंग रेशियोज अलग अलग होते हैं कि वहां पर किस आधार पर वोट मांगा जाएगा, किस आधार पर नहीं। और जब भी विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, लोकल बॉडीज के हो, बाई इलेक्शंस हो, मुद्दे अलग होते हैं, जनता अलग अलग मुद्दों पर वोट करती है। हम कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर घोसी में समाजवादी पार्टी जीत गई तो हर जगह घोसी का ही चुनाव चलेगा, बागेश्वर में बीजेपी जीत गई तो हर जगह बागेश्वर में चलेगा, कि डुमरी में अगर वहां पर अलायंस जीत गया आजसू तो वहां पर डुमरी ऐसा चलेगा। सर हर जगह मुद्दे अलग होते हैं। मेरा ये मानना है कि 54% वोट जो पिछड़ों का है वो बीजेपी को मिलता है। अरे भाई बीजेपी को मिलता है तो कर्नाटक में जीत जाना चाहिए, क्यों नहीं जीती बीजेपी? आप कहते हैं हम यहाँ बैठ के नहीं तय कर सकते तो कौन को वोट देता है? ये जनता है, जनता के ऊपर कुछ ये जनता को रहने दें। जनता देखती है कौन बड़ा नेता है कौन छोटा नेता है, और जनता तय करती है, जनता की अदालत तय करती है। हम टीवी चैनल पर बैठ के कह दें कि भाई नीरज बड़े नेता हैं, तो यहाँ बैठ के कह देने से नीरज बड़े नेता नहीं हो जाए। नहीं, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है, ये तो ठीक है सर, बात हम मानते हैं। हम लोग कुछ नहीं है। आपने भी कह दिया बड़े नेता है, 54% वोट मिलता है। अरे 54% वोट मिलता है आप कह रहे हैं, तो कर्नाटक में क्यों नहीं मिला, हिमाचल में क्यों नहीं मिला? और रहा मुद्दे अलग अलग होते हैं लेकिन जनता वही होती है सुनील, जनता नहीं बदल लेकिन जाती। सर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को लेकर एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं है सर? इस बात का क्या माना जाए कि भूपेश बघेल भी वही कार्ड खेल रहे हैं जो बीजेपी खेलती है? नहीं, देखिए कौन क्या कार्ड खेलता है उससे कोई मायने नहीं होते। मायने होते हैं जनता के, जनता के मुद्दों के मायने होते हैं। जनता ये देखती है कौन काम कर रहा है, और जनता की हालत का फैसला जो होता है वो निर्विवाद होता है। जो काम कर रहा होता है उसको आशीर्वाद देती है, और जो बेवकूफ बना रहा होता है
उसको कहती भाई साइड हो जा। और सर तेलंगाना की अगर बात करना चाहें, तेलंगाना की अगर बात करना चाहें, वहां भी एक तरफा चुनाव रहता है, बीआरएस एक सीट, एक छह कांग्रेस की, एक बीजेपी की। देखिए कुछ न कुछ तो वहां पर होता है, जो एक तरफ चुनाव होता है इसका मतलब वहां सरकार अपनी जनता के लिए कुछ न कुछ करती है, जनता की तरफा वोट देती है। वो हनुमान जी के नाम पर नहीं देती, जनता काम पर वोट करती है। आपने देखा कर्नाटक में हनुमान जी को लाया गया, हनुमान जी के नाम पर वोट मांगा गया, जय बजरंगबली के नारे लग रहे थे। तो सभी 5 राज्यों में देखो क्या कुछ और निकल कर आता है। देखिए चुनाव के समय बहुत सारी बहुत कुछ निकल कर आएगा सर अभी, लेकिन मेन वही है कि जो जनता के मुद्दे की बात करे, जनता बात करेगा, जनता आशीर्वाद उसी को देगी। जनता लेकिन उपाध्याय जी ये बात मानना पड़ेगा कि ये जो 23 का ये 5 राज्यों का, क्योंकि 679 सीटें हैं सर, और 16 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स बता रहे हैं कि पॉपुलेशन है वहां पर, जो इन विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म करेगा, कहीं ना कहीं 24 का रास्ता उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कह सकते, राजस्थान में बीजेपी अभी कांग्रेस सत्ता में, तो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या दर्शाएंगे? कोई मायने नहीं रखते हैं। हमने देखा है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन लोकसभा में कितनी मिली कांग्रेस? तो सर ऐसे तो सर दिल्ली में भी था, दिल्ली की सातों लोकसभा सीट बीजेपी के पास है, और विधानसभा में देखिए 60। ये कुछ जरूरी तो विधानसभा जीत जाएगा तो लोकसभा भी जीत जाएगा, ऐसा नहीं। जनता समय समय पर अपना आकलन करती है, और जब नहीं है सारी चीजों को समझती है कौन क्या है, और वो जब वक्त आता है वोट देता है तो सोच समझकर अपना वोट करती है। भूदेव जी, उपाध्याय जी का कहना है कि फाइनल नहीं कि 5 राज्यों में अगर आप जीत गए, कोई भी जीत गया, बीजेपी जीती, आम आदमी पार्टी जीती, या आपका अलायंस जीता, तो ये कोई फाइनल नहीं कि 24 का भी चुनाव आप लोग ही जीत लें। नहीं देखिए, बिल्कुल अभी उपाध्याय जी ने सारी चीज बताई, आपने बता दिया कि 56% वोट मिलता है, ये सारी चीजें हमें नहीं पता चलता कि किसका वोट कितना किसको मिलता है, मुझे लगता है कि पता नहीं चलता, आप अंदाजे से कुछ भी कह दीजिए। लेकिन इस आधार पर देखिए आज देश के लोग ये जान चुके हैं कि अगर इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश को बचाना है, देश के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना है, महंगाई से बचना है, बेरोजगारी के भी जाल को छोड़ना है, तो निश्चित तौर पर जिस सरकार को जितना बहुमत मिला था, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, उसके बारे में आज लोगों को पता चल चुका है कि ये उद्योगपतियों की सरकार है। एक तरफ किसान परेशान है, किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है, किसान रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर अडानी और अंबानी का लोन माफ किया जा रहा है। आज गरीबों के साथ कौन खड़ा है, किसानों के साथ कौन खड़ा है, बेरोजगार युवाओं के साथ कौन खड़ा है, आज दलितों के साथ कौन खड़ा है, ये देखने वाली बात है कि उनकी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई कौन खड़ा है, गरीबों के साथ, किसानों के साथ सर? देखिए ये तो जाति जनगणना आज आप नहीं बताओगे, लेकिन ये बात मैं वही नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, जरा आप बताइए गरीबों के साथ, किसानों के साथ कौन खड़ा है सर? ये मैं बताऊंगा, आप नहीं मानोगे, आप बताओगे, मैं नहीं मानूंगा। नहीं, मेरे मानने से नहीं होता सर, ना आपके मानने से होता, जनता सर्वोच्च है ना सर, जनता देख रही है सर। 5 राज्यों की जनता बताएगी। हाँ, मध्य प्रदेश में मैं वही तो बोल रहा, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, पब्लिक डिसाइड करती है सर। जिन्होंने लोकतंत्र को पूरी तरह, देखिए इससे पहले भी आ रहा हूँ रमन जी, आपके पास ही आ रहा हूँ सर। देश की जनता इतनी समझदार है कि जब जब इस देश के लोकतंत्र पर कोई खतरा हुआ है तो उन्होंने उसका उस प्रधानमंत्री, उस तानाशाही शासक को भगा फेंक दिया है, चाहे कोई भी रहा हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। तो आज इस तरह से जो तानाशाही अघोषित इमरजेंसी इस देश में चल रही है, नीरज जी, लोकतंत्र में ये इतिहास उठा के देख लो, जब खतरा हुआ तो तानाशाह को उठाकर फेंक दिया, जनता आपको सबक सिखाएगी। झोला उठा के फेंक देगी, झोला भी नहीं मिलेगा। देखिए जनता बहुत अच्छे से जानती है कि तानाशाही देश में कब कब चली है और किस प्रकार से चली है। आज जब मीडिया अपने प्रश्न पूछता है तो यही हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता INDA अलायंस के भाई किस प्रकार से आप लोगों की आवाज को दबाने का काम करते हैं। पत्र निकाल दिया जाता है, पत्र निकाल दिया जाता है कि अपने डिबेट में नहीं जाना है। क्या ये आजकल नहीं है? अगर देश के अंदर इन लोगों की सरकार बनी तो ये हमें देखना पड़ेगा कि अगर इनसे सवाल किए जाएंगे, जब आज ये सरकार में नहीं है तब आज इन लोगों की इतनी हिम्मत है।
जब सरकार में आएंगे तो वापस ये 1984 और ये जो उस दौरान आपातकाल लगे थे उस पर उसकी यादें ताजा करा दी जाएंगी। जनता बहुत अच्छे से देख रही है। इसी से जनता जब इनके तानाशाह से परेशान हो गई थी, जब बाहर के लोग आकर के हमारे देश को चलाना शुरू कर दिया था, तो जनता डर गई कि अब हमारा देश दूसरों के हाथों में जा रहा है। ठीक है। इसी से जनता ने रमन जी, भारत माँ के बेटे। रमन जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी रमन जी अपनी बात को रखिए सर। सुनील जी, बात ये है कि पिछले 70 साल से कांग्रेस, भाजपा और बहुत से दलों की सरकार रही, लेकिन देश की जनता आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे बड़े छोटे छोटे मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरस रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक मॉडल स्थापित किया। आज जो दिल्ली के स्कूल है, कौन जिम्मेदार है इस जो जनता को अभी तक बिजली नहीं मिल पाई, ठीक से पानी नहीं मिल पाया, बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाई, तो पिछले 70 साल से कौन कौन जिम्मेदार है? वो सभी सरकारें जो सत्ता में रही। कौन सारकार थी 70 साल? जरा बता दीजिए सर मुझको। वो भाजपा की रही हो या कांग्रेस की रही? नहीं रही नहीं हो, आपको तो पता होगा ना सर, आप प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, कि पिछले 70 साल का आप जिक्र कर रहे हैं कि पिछले 70 सालों में कौन कौन सी सरकारें कितने लंबे समय तक रहीं जिनकी जिम्मेदारी रही कि बच्चों को ठीक से एजुकेशन ना दे पाई, बिजली नहीं दे पाई, पानी नहीं दे पाई, जो अरविंद केजरीवाल ने 5 साल में दे दिया। उन्होंने भी इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया। आज भी उत्तर प्रदेश में बड़े राज्य में कांग्रेस है ना सर इसमें नाम? कांग्रेस का नाम मानते हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप अलायंस में उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं सर आप? आम आदमी पार्टी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा रमन जी आपकी बात को। अरे सर समझ में नहीं आ रही आपकी बात, मेरे तो डाइजेस्ट नहीं हो रही। अभी आप कह रहे हैं कि 70 साल से सरकारों ने जनता को ठगा, अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भी उसमें थी 70 साल की सरकार में, और उसी के साथ अलायंस में, इंडिया अलायंस में कांग्रेस है। जब कांग्रेस ने, एक सेकंड सर, जब कांग्रेस ने जनता को ठगा तो आप उसका समर्थन क्यों दे रहे हैं? कोई समर्थन नहीं। अरे क्यों अलायंस में है सर? अलायंस में तो होना, इंडिया गठबंधन के पार्ट होना सर आप। कुछ मुद्दों पर आज देश में इन मूल मुद्दों से भी बड़ा एक मुद्दा खड़ा हो गया है। आज देश में संवैधानिक जो सुरक्षा मिली हुई है, देश के नागरिकों को संविधान की जो सुरक्षा मिली हुई है, उस पर खतरा हो गया है। इसलिए सभी दल मिलकर आपस में एक सामंजस्य बनाकर, एक कॉमन यूनियन प्रोग्राम बनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में। ठीक है उपाध्याय जी, जल्दी से फाइनल कमेंट सर। उपाध्याय जी जल्दी से फाइनल कमेंट 5 राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर जो आज डेट अनाउंस हुई है और किस प्रकार से देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। उपाध्याय जी, पर बात नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि अपराधियों को टिकट न दें। अगर देंगे तो क्या जाएगा? कोई और कैंडिडेट नहीं था जो अपराधियों को। अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज में से देखा जाता है अपराधी होते हैं, अधिकतर हर पार्टी में। तो कोई ये बताने को तैयार उस पर क्या राय है? कोई पार्टी दूध की दुली नहीं है सर, कोई पार्टी दूध की दुली नहीं है, मंत्री तक बना दिए जाते हैं सर। मैं वही कह रहा था। बात शिक्षा की करते हैं, स्वास्थ्य की करते हैं, रोजगार की करते हैं। अब भी गंदा पानी आता है, सीवर का पानी। और ये अगर मेरे मित्र कहाँ से बिलोंग करते हैं मुझे नहीं पता, अगर दिल्ली में ही रहते हैं, रमन सिंह आजाद की, तो लोगों को पूछें, बदबूदार पानी आता है जिस पानी की आप बात कर रहे हैं। जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग जरूर चमक गई, लेकिन पढ़ाई का क्या? इस तरह जरा बच्चों से बात करके देख, वहां के अभिभावकों को पूछे। तो ये कह देने भर से नहीं होगा। बहुत अच्छा लगता है हम टीवी चैनल पर बैठ के हरा हरा दिखाते हैं, लेकिन यथार्थ कुछ अलग होता है। मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। जल्दी से दीजिए रमन जी, मेरे पास समय बहुत कम है, 10 सेकंड बात रखिए। कांग्रेस के मित्र भी बहुत अच्छा गिना रहे थे। अरे आपको किसान की चिंता है, आपको तो जाकर का रिजल्ट की चिंता है। पीडीएस का रिजल्ट है वो कॉलेजों में भी अच्छा रहता है। आम आदमी पार्टी ने पिछले साल भगत सिंह जी के नाम पर सैनिक स्कूल की स्थापना की थी। अपने पहले ही वर्ष में 35 छात्र एनडीए में सिलेक्ट हुए हैं सर। 35 छात्र एनडीए में सिलेक्ट हुए अपने पहले ही वर्ष में। और सर क्या वो गिना रहे हैं? आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो दिल्ली में पानी आता है ना, वो सीवर का गंदा पानी आता है।
आप जवाब क्या दे रहे हैं कि 35 साल मानते हैं कि एजुकेशन में? और सर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एमसीडी स्कूलों के हालात क्या हैं। मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है सर बहुत अच्छे से। प्लीज सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। रमन जी आपका, उपाध्याय जी आपका, नीरज जी आपका और भूदेव जी आपका समय मेरे पास नहीं है, लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, चुनाव को देखते हुए पार्टी जीत का दम भर रही। अब देखना होगा जनता किसको स्वीकार करती है किसको नहीं, लेकिन पार्टी अपने अपने आश्वासन लोक लुभावन वादे जनता के बीच में डाल रहे हैं जिससे वोटों को अपने पाले में लाया जा सके। और फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।